चलो, लास्ट लेक्चर में रोटेशनल मोशन हमने कवर किया था 11 का। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स कवर करेंगे जो 11 का पार्ट है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो भी कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। हमें क्या क्या देखना है? पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टाइप ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये चीजें जो है आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जेई के हिसाब से इस चैप्टर में। दिस आर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। समझते हैं, देखो चलो। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? दिस इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। वो हमें पता है, इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके के कोई एक ऑब्जेक्ट है, सबको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने जो है क्यू अमाउंट ऑब्जेक्ट, या फिर टू बी प्रिसाइज हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिस्टम। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, उसको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सही रहेगा ऑब्जेक्ट बजाय यहाँ पे सिस्टम सही रहेगा। तो यहाँ पे सिस्टम है, उसे क्या किया मैंने, क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या करी, सप्लाई करी। क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने के बाद ये जो हीट है, इसे सिस्टम क्या करेगी, सिस्टम की जो है वो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। इन शॉर्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने के बाद तो उसमें से कुछ हीट इज यूज टू इंक्रीज और टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, और जो बची हुई एनर्जी है इट इज यूज टू डू द वर्क। बाकी एनर्जी से वो क्या करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा। सो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू दिस सिस्टम, इट इज सम काइंड ऑफ हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट किसमें हो जाती है, इंटरनल एनर्जी में, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट फॉर डूइंग दी वर्क। तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्डन, दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन। इतनी सप्लाई करी थी, इसमें से कुछ काम आई इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, कुछ काम आई वर्डन करने में। इस तरीके से Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से तुमने फॉर्मूले लिखे होंगे थर्मोडायनेमिक्स। अगर तुमने स्कूल में पढ़ा होगा तो इस तरीके से भी पढ़ा होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इस तरीके से भी उसको लिखते हैं। हमने इस तरीके से लिखा कि हाँ चलो, क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते, कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्डन के लिए। यहाँ पे वर्डन का भी फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा वी। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा वी। पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर है। पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर। और वी क्या है यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम। वी क्या है यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम। पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस क्या हो जाए यहाँ पे, इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या हो गया यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे अभी समझो, मान लो इस तरीके की एक सिस्टम है, उसको मैंने क्या किया, 200 अमाउंट ऑफ हीट जो है क्या करी, सप्लाई करी। उसमें से उसने वर्क कितना किया, उसमें से उसने वर्क किया यहाँ पे 100। तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी। Q इक्वल टू क्या है, अभी जस्ट फॉर्मूला देखा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या हो गया यहाँ पे, W। कितनी हीट सप्लाई करी, दैट इज 200। ओके, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्डन कितना, 100। हमेशा एक चीज याद रखो, अगर हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं हीट क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ, हीट अगर मैं सप्लाई करूँ तो उसे क्या लोगे तुम लोग, पॉजिटिव। हीट अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर सिंपल हीट हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे क्या लेंगे हम, पॉजिटिव।
अगर हीट क्या हो रही है, सिस्टम रिजेक्ट कर रही है, तो उसे क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो इस तरीके से सिस्टम है, हाँ, और इस तरीके से ये मैंने कंटेनर ये निकाला, मैंने इस तरीके से एक पिस्टन है या फिर कोई एक रॉड अरेंजमेंट जो मूवेबल है, और इसके अंदर मान लो क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, और गैस जो है वो हीट देने के बाद क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। अगर वो एक्सपांड हुआ तो उसको ज्यादा जगह लगेगी ना, अभी यहाँ पे वो ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा इस स्पेस में, एक्सपांड हुआ, एक्सपांड हुआ तो वो फैलने की कोशिश करेगा, तो उस केस में इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो वो एक्सपांड होगा। तो दिस इज द वर्क डन बाय क्या है, सिस्टम। हमारे लिए गैस क्या क्या है यहाँ पे, सिस्टम, गैस हमारी क्या है यहाँ पे, सिस्टम, दिस इज द वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रही है तो उसे क्या लोगे, पॉजिटिव। ओके, अगर यहाँ पे सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, अगर मुझे इसे कंप्रेस करना है तो मुझे एक्सटर्नली यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाओगी तो इस पिस्टन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे वर्क होगा, फिर ये वाली सिस्टम जो या फिर ये गैस सिस्टम जो है वो क्या होगी, यहाँ पे कंप्रेस होगी। तो अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो उसे हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ये साइन हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, सप्लाई करा तो पॉजिटिव लिया, उसके बाद सिस्टम वर्क कितना कर रही है यहाँ पे 100 जूल, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसको क्या लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू 200 माइनस 100 इक्वल टू 100। मतलब इंटरनल एनर्जी इसकी देखो क्या आई है, यहाँ पे पॉजिटिव आई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस क्या है यहाँ पे, इनिशियल। अगर इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कितने से बढ़ी है, यहाँ पे 100 से बढ़ी है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके अभी। चलो, अगर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बोल दूं इस तरीके से, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, ओरली बता रही हूँ, ठीक है, नंबर ही इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि फॉर्मूला कोई इतना बड़ा है नहीं। क्या बोला है, 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सर्टन वॉल्यूम ऑफ द गैस। वन वर्क कितना है, 104 किलो जूल ऑफ वर्क। हमें लैंग्वेज की तरफ ध्यान देना है क्वेश्चन की, क्या है क्वेश्चन में, 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दी सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस। इतना वर्क सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर किया गया है, मतलब उसके ऊपर वर्क किया गया है, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो क्या लेते हैं यहाँ पे, नेगेटिव ले लिया। उसके बाद इफ द गैस रिलीजेज द 125 किलो जूल ऑफ हीट, कितनी हीट रिलीज कर रही, 125 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस। अगर सिस्टम को हीट सप्लाई करते तो पॉजिटिव, सिस्टम में रिलीज कर रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कितना है यहाँ पे, -125 इक्वल टू डेल्टा यू, ये कितना हो जाएगा 104, इसको इधर ले आओ, 125 प्लस कितना हो जाएगा 104 इक्वल टू डेल्टा यू। आंसर कितना है, डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 21, कितना आ गया यहाँ पे 21 किलो जूल। सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा 21 किलो जूल। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इंटरनल एनर्जी जो है फाइनल कम है इनिशियल से। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। अभी अभी हमें क्या देखने हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखने हैं वन बाय वन। पहले तो पीवी डायग्राम बता देती हूँ कि पीवी डायग्राम क्या होता है। पीवी डायग्राम दैट इज पी, इसमें प्रेशर, वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम। पीवी डायग्राम मतलब जो भी कोई प्रोसेस हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ दी पीवी डायग्राम। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या एवरीवन, बताओ तो। रिएक्ट करना है सबको, बताओ समझ में आया क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद आ रहा है क्या आप लोगों को 11th का।
ओके वाली गर्ल्स, ओके गुड। बाकी लोग? मुझे एक चीज बताओ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कि एक्सप्लेन करना है अच्छे से, बताओ। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हिंट दे देती हूँ, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। याद आ रहा है कि एक्सप्लेन करना है? अगर एक्सप्लेन करना है ना तो रिएक्ट करो, एवरीवन। ओके, चैट बॉक्स में डाल दो मैसेज। चलो आगे बढ़ते, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखेंगे अभी। देखो, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस में सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी प्रोसेसेस जो रिवर्स हो सकती है, दैट आर रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या? यहाँ पे नेचर के हिसाब से एग्जाम्पल देती हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस का, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ओके, सिड है, सिड हमारे पास, उससे क्या बन गया? यहाँ पे सीधा उस पर्टिकुलर सीड से, उस पर्टिकुलर सीड की बात कर रही हूँ मैं, उस पर्टिकुलर सीड की बात कर रही हूँ सिर्फ। जिस सीड को हमने लगाया है उससे क्या बन गया? पेड़। ओके, तो उसी पेड़ से दोबारा सीड बन जाएगी क्या? वही सीड। हाँ, अभी ऐसा मत बताना कि हाँ वो पेड़ है, फ्रूट लगेंगे फिर उसमें सीड बनेंगे तो बन गए सीड्स, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। जो सीड हमने लगाया था उससे पेड़ बना, उसी पेड़ से दोबारा सीड बनेगा क्या? वो नॉट पॉसिबल। या फिर अभी नॉर्मल एग्जांपल समझो, दिस इज द हॉट बॉडी, इसका टेम्परेचर मान लो कितना यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में है, उसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस, 300 और 30। अभी हीट जो है वो फ्लो होगी कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से 300 से 30 डिग्री, जो बॉडी है उसकी तरफ क्या होगी? हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर हो गई, कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो नहीं जाता, सेम नहीं हो जाता, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, तब तक होगा। हो गया अभी, चलो मान दो दोनों का कुछ सेम हो, इसका भी टी है और इसका भी टी है। अभी उसके बाद ये पॉसिबल है क्या कि उनका दोबारा अपने आप ही टेम्परेचर जो है वो अचीव हो जाएगा? चलो इक्विलिब्रियम में आ गए, अभी अपने आप इसका 300 दोबारा हो जाएगा और इसका 30 हो जाएगा, जब तक हम एक्सटर्नली कुछ अलग से उसको हीट नहीं सप्लाई करते। ओके, अचीवेबल है, पर अपने आप होगा क्या वो प्रोसेस? ये प्रोसेस तो अपने आप हुई ना, 300, इसका 300 था, इसका 30 था, इसका टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम अपने आप हुआ, दोबारा उसका 330 अपने आप होगा क्या? अपने आप बोल रही हूँ मैं, हम बाहर से अगर इसको एनर्जी देंगे या पे हीट देंगे तो होगा, अपने आप होगा क्या? नहीं। तो दिस आर द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और कुछ प्रोसेस जो आर रिवर्सिबल है, कौन सी? यहाँ पे जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आइस मेल्ट कर दिया, उसको दोबारा फ्रीज कर दिया तो दोबारा आइस मिल गई। अगर वाटर को बॉईल कर दिया और उसको अगर मैंने कंडेंस कर लिया तो दोबारा वाटर मिल जाएगा। तो दिस प्रोसेसेस आर कैन से कि ये जो है वो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेसेस है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। पर रिवर्सिबल प्रोसेस अगर थर्मोडायनेमिक्स केस में देखें तो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? जैसे मान लो इस तरीके से मैंने पीवी डायग्राम निकाली, ये है स्टेट वन, ये क्या है यहाँ पे स्टेट वन। स्टेट वन का मतलब क्या है? ये स्टेट वन है, यहाँ पे उसका प्रेशर P1, उसका वॉल्यूम कितना है V1। इस स्टेट वन से हम कहाँ पे गए हैं? स्टेट टू पे। स्टेट टू पे चेंज, स्टेट टू पे गए कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या हुआ? चेंज हुआ। हम स्टेट वन से अगर स्टेट टू पे जा रहे हैं, स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होने का मतलब है कि उसका प्रेशर या फिर वॉल्यूम या फिर उसका टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स, दैट इज द प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर ये चीज बदली तो हम बोल सकते हैं कि एक स्टेट से क्या गया, ये दूसरे स्टेट पे गया। तो इसकी अगर स्टेट चेंज हुई, प्रोसेस कौन सी हुई? यहाँ से यहाँ तक गए। तो जाते समय इस तरह ऐसी प्रोसेस हुई है। अगर प्रोसेस रिवर्स हो रही है तो रिवर्स होते समय भी सेम ही कर्व जो है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रेस होना चाहिए। ठीक है, दिस आर द आइडियल रिवर्स, दैट आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर मुझे चाहिए जाते वक्त जो कर्व था वही कर्व दोबारा स्ट्रेस करना है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए। बहुत अगर स्लो होगी तो जैसे गए हैं वैसे ही प्रोसेस जो है वो क्या होगी? रिट्रेस होगी। पर उसके लिए कंडीशन है कि प्रोसेस जो है वो बहुत क्या होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सी प्रोसेस देखनी है? अभी हमें आइसोथर्मल टाइप ऑफ प्रोसेस, मैंने बोला था कौन कौन सी टाइप ऑफ प्रोसेसेस देखनी है। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइडियाबैटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है, दैट इज उनकी स्टेट चेंज हो रही है। पहले स्टेट क्या है उसकी? P1 V1, अभी स्टेट उसकी कितनी? P2 V2। जब उसकी स्टेट क्या हो रही है? चेंज हो रही है, दैट टाइम टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट होता है। The temperature of the system remain constant in an isothermal change. This is also the Boyle's law. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? PV इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। देखो PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT ना। PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन तुम्हें पता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है ये, तो PV इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? कांस्टेंट। तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? P2 V2। अभी बात करते हैं अलग, अभी वर्क डन निकालेंगे। इसमें वर्क डन कितना होता है? यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना वो जीरो आएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो। क्यों? इंटरनल एनर्जी बदलना मतलब टेम्परेचर बदलना। ओके, सिस्टम का टेम्परेचर ही नहीं बदल रहा है तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी ही नहीं, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे? जीरो। अभी निकालेंगे वर्क डन। देखो हर प्रोसेस में क्या पढ़ना है कि हर प्रोसेस में ये प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद उसके अंदर क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई करती है, क्यू की वैल्यू क्या है, उसके बाद वर्क कितना है, वर्क की वैल्यू क्या है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या है, सबके फॉर्मूले देखने। हर एक प्रोसेस उसमें क्यू, उसके बाद वर्क और उसके बाद इंटरनल, तीनों की 1 by 1 कितनी रहेगी, वैल्यू कितनी रहेगी वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की चेंज, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? जीरो। वर्क की बात करते हैं, यहाँ पे वर्क कितना रहेगा? तो फर्स्ट लॉ पता है, क्यू इज इक्वल टू क्या है? U प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी तो जीरो है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू।
Q इक्वल टू W, इसका मतलब जितनी भी मैंने हीट सप्लाई करी है इट इज यूज फॉर डूइंग द वर्क। फिर वो वर्क कितना है, वर्क इक्वल टू NRT, ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। इसका डेरिवेशन है, पर इसका डेरिवेशन अभी क्या करना है, अभी हमारे एग्जाम है अगले मंथ में, हमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पे क्यू भी कितना हो जाएगा, NRT ln ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि Q इज इक्विवेलेंट टू क्या है यहाँ पे वर्क है, तो Q इतनी। उसकी डायग्राम निकालते हैं यहाँ पे, फेजर डायग्राम आइसोथर्मल प्रोसेस की। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, इस तरीके से होती है। अगली प्रोसेस देखेंगे अभी हम लोग, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, एक मिनट दे दो, तब तक इतना देखो, एक मिनट में बताती हूँ आप लोगों को आइसोबारिक प्रोसेस क्या है। अगली प्रोसेस देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, जब प्रोसेस हो रही है दैट टाइम प्रेशर इज अ कांस्टेंट, इट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, अगर इसकी पीवी डायग्राम निकाले, इंडिकेटर डायग्राम, तो प्रोसेस ए से लेके बी तक किस तरीके से आएगी, इस तरीके से, क्योंकि प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन इक्वल टू पी इंटू क्या होता है डीवी, पी इंटू फाइनल माइनस क्या हो गया यहाँ पे इनिशियल, या फिर वर्क का दूसरा फॉर्मूला एन आर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये डिराइव करते हैं पर इसको नहीं करना है, डिराइव करना, ठीक है, हमें चीजें कवर करनी है तो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ये वाले। इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, NCV डेल्टा टी। व्हाट इज CV, पता होगा आपको, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला डिराइव करके आता है ये फॉर्मूला। यहाँ पे आप बोलोगे सीपी लेंगे, नहीं, डिराइव करके आता है ये। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस क्या हो गया डेल्टा W। डेल्टा U कितना है, NCV फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे NR, वर्क डन कितना है फाइनल,
इनिशियल। क्या कॉमन निकाल सकते हो? एनसीवी, ये टेम्परेचर कॉमन निकल जाएगा, एनसीवी प्लस क्या हो गया यहाँ पे एनआर फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, इसको एन कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा सीपी प्लस क्या हो गया यहाँ पे आर, दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। देखो सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर होता है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, आपने पढ़ा होगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है? आर। तो यहाँ पे सीवी प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी एनसीपी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। इस तरीके से ये क्या हो गया यहाँ पे क्यू, क्यू भी आ गई इस तरीके। इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं होती है। जैसे ऊपर क्या था, आइसोथर्मल में हमारी इंटरनल एनर्जी क्या थी? जीरो थी। यहाँ पे कोई भी चीज जीरो नहीं होती है, क्यू का भी है, इंटरनल एनर्जी भी है, वर्क भी है। वर्क का फॉर्मूला तो ये होगा, उसमें तो प्रेशर कांस्टेंट है इस तरीके से। अगली प्रोसेस देखेंगे हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? ठीक है, इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जब प्रोसेस हो रही है तब वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट। चलो थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर दैट इज क्यू यू डब्ल्यू फाइंड आउट करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इंडिकेटर डायग्राम किस तरीके से आएगी? इस तरीके से। जब प्रोसेस हो रही है, जब प्रोसेस हो रही है दैट इज फ्रॉम ए यहाँ पे, तब मेरा वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। इनिशियल वॉल्यूम हो गया ये ए से बी पॉइंट तक, ये क्या हो गया? फाइनल। यहाँ तक वैल्यू निकालते हैं। वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। आइसोकोरिक प्रोसेस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो इन दी आइसोकोरिक प्रोसेस। डेल्टा यू की बात करते हैं। डेल्टा यू कितना आएगा? एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज डी सी वी मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क डन तो जीरो है ना यहाँ पे, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी हो गया इस तरीके से। अगली प्रोसेस देखेंगे दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम। एडियाबैटिक प्रोसेस जब हो रही है तब कुछ भी हीट का जो इन्वॉल्वमेंट है, हीट का इन्वॉल्वमेंट मतलब किस तरीके से, एक तो हीट हम सप्लाई करेंगे या फिर सिस्टम हीट क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी। इस तरीके से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ना हीट सप्लाई हो रही है ना हीट रिजेक्ट हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो सीधी सी बात है यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या है हमारा? U प्लस डब्ल्यू है ना, तो Q न जा रहा है ना आ रहा है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? जीरो। तो Q इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? जीरो। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा U, डेल्टा U, डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस डेल्टा W। ओके, Q जीरो हो जाएगा, ना हीट सप्लाई हो रही है ना रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ दी वर्क डन। ये चीज समझ लो, दिमाग में ये आता है कि अगर हीट सप्लाई नहीं हो रही है, रिजेक्ट नहीं हो रही है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा। नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे है, इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज जीरो रहता है तो इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, आइसो थर्मल में हमने देखा। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या होता है यहाँ पे? वर्क डन होता है। इसका निकालेंगे अभी इंडिकेटर डायग्राम इस तरीके से।
यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे, ये हो गया फाइनल। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से। आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल का ग्राफ सेम लग रहा है आप लोगों को, कैसे पहचानेंगे? आइसोथर्मल का भी तो ऐसा ही है, दो ग्राफ दे दिए, ये ग्राफ 1 और ये ग्राफ 2। कौन सा आइसोथर्मल कौन सा आइडियाबैटिक, कैसे समझ में आएगा? ये बोला है कि इसमें से एक आइसोथर्मल है और एक क्या है, एडियाबैटिक का है, तो कौन सा कैसे पता चलेगा? जो ज्यादा स्टीपर रहेगा, मतलब स्टीपर मतलब ज्यादा झुका हुआ रहेगा, वो कौन सा रहेगा, एडियाबैटिक। तो ये वाला जो है ये कौन सा रहेगा, एडियाबैटिक वाला रहेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला कौन सा, आइसोथर्मल। ये चीज याद रखना। थर्मोडायनामिक पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं कि वर्डन कितना रहेगा, वर्डन का फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ पे। पहले तो प्रोसेस का इक्वेशन क्या है, पीवी गामा क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट। गामा क्या है यहाँ पे, एडियाबैटिक कांस्टेंट है। एडियाबैटिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? एडियाबैटिक कांस्टेंट इज गिवन बाय मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरीके से गामा निकलता है। डेल्टा यू इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। वर्डन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं यहाँ पे, वर्डन का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो वर्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1 माइनस गामा, दिस इज द वर्डन। और इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव वर्डन, वर्डन आ गया तो इंटरनल एनर्जी तो आ ही जाएगी, ठीक है। एक और यहाँ पे वर्डन का फॉर्मूला एन आर पी वन माइनस फाइनल 1 माइनस क्या हो गया यहाँ पे गामा। ये है वर्डन का फॉर्मूला इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। सभी प्रोसेस में क्या ही करना है, प्रोसेस पता होनी चाहिए, कौन सी प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से क्या कैसे है। उसके बाद उसके इंडिकेटर डायग्राम पता होनी चाहिए, दैट इज पीवी डायग्राम पता होनी चाहिए। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर क्यू यू और डब्ल्यू, उनके फॉर्मूले क्या है वो पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट देख लो, अगर मैंने इंडिकेटर डायग्राम निकाली है, इंडिकेटर डायग्राम में दी है, तो एरिया अंडर द इंडिकेटर डायग्राम हमें क्या देता है, वर्डन। हमेशा याद रखो पीवी कर्व जो है उसके नीचे का एरिया अगर निकाल लिया तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, वर्डन, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? इवन का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो जो है हमारा क्या हो चुका है, अभी कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। मिलते हैं अगले लेक्चर में।